हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ही हमारे चैनल में प्रोवाइड की जाती है। तो देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चंस को समझ ही गए होंगे कि कितने अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, हर टॉपिक को टच करना चाहते हैं जो कि सिलेबस में दिया है, तो इन मिक्स्ड एमसीक्यू की सीरीज जो कि इन दिनों हमारे चैनल पे अपलोड की जा रही है, उसे बिल्कुल पूरा और लास्ट तक देखा करें। और देखिए, सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स एंड गेम्स और फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ही नहीं है दोस्तों। आपको मालूम है कि को क्यूरिकुलर यानी कि पाठ्यक्रम, सिलेबस, मनोरंजन, कैंप, साथ ही साथ कोचिंग के सिद्धांत और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, शरीर संरचना, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न जो हैं, और ये बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो लगातार पढ़ना आपके लिए जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है। तो इस वीडियो में इन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना ही आपकी बेहतरीन तैयारी होती है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक भूलने लगते हैं और आप कुछ ही टॉपिक को पढ़ते चले जाते हैं और एग्जाम आने पे आप तैयारी नहीं कर पाते हैं और सिलेक्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 के साथ कि शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कौन सी जो है फैसिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल एजुकेशन क्लास के लिए या उसके जो क्यूरिकुलम में इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट है, यानी कि इंडोर बहुउद्देशीय हॉल। यानी कि जो कैसा होना चाहिए, इंडोर और मल्टीपर्पज हॉल जो है यहाँ पे इन सभी दिए हुए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से जो इंडोर होगा और मल्टीपर्पज हॉल होगा जिसमें कई प्रकार के जो इंडोर गेम्स हैं वो संचालित किए जा सके, वो सबसे बढ़िया यहाँ पे होगा। ओके, फिजिकल एजुकेशन के लिए अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम बात करें उससे संबंधित। नेक्स्ट देखिए कि अंतर सदनीय प्रतियोगिताएं किसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और अंतर सदनीय का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन्स। जी हाँ दोस्तों, इंट्राम्यूलर कंपटीशन का मतलब होता है चार दीवारी के अंदर खेली जाने वाली प्रतियोगिताएं, विद्यालय के अंतर्गत आने वाले समूह, विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं, विभिन्न हाउसेस के बीच खेली जाने वाली प्रतियोगिताएं। तो करेक्ट आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा, विद्यालय स्तर। जी हाँ दोस्तों, अंतर सदनी यानी कि विद्यालय स्तर यानी कि इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन्स। और जो विद्यालय के बाहर आयोजित की जाती हैं उन्हें बोला जाता है एक्स्ट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन्स। और एक्स्ट्राम्यूलर में सम्मिलित किए जाते हैं दूसरे विद्यालयों के मध्य आयोजित प्रतियोगिताएं, महाविद्यालयों के बीच आयोजित प्रतियोगिताएं या विश्वविद्यालय के बीच आयोजित प्रतियोगिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है। तो कैसा होगा? देखिए, वृद्धि की गति कैसी होगी? प्रारंभिक सोपान यानी कि जो एलिमेंट्री जो स्टेजेस होती हैं जो डेवलपमेंट की, तो उनमें जो है वृद्धि की गति कैसी होती है बाल्यावस्था में, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है कि तीव्रतर गति होती है। जी हाँ दोस्तों, चाइल्डहुड में जो अपेक्षाकृत वृद्धि होती है वो काफी तेज होती है। एलिमेंट्री स्टेज में यानी कि प्रिलिमिनरी स्टेज में यानी शुरुआती, आप बात कर सकते हैं यहाँ पे प्री चाइल्डहुड की बात अगर हम करें तो वृद्धि जो होती है काफी तेज होती है। ओके, प्री और पोस्ट दो पीरियड में से बांटा गया है, प्री चाइल्डहुड एंड पोस्ट चाइल्डहुड। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, ये देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनका रिवीजन लगातार करने से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए, समय सारिणी से क्या समझते हैं आप? समय सारिणी का क्या मतलब है? जो समय सारिणी यानी कि जो आपका जो टाइम टेबल है उससे क्या मतलब है यहाँ पे बताइए। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर, किसी के द्वारा क्या किया गया और कब किया गया यह दर्शाता है समय सारिणी। या आप कह सकते हैं कि क्या किया जाएगा और कब किया जाएगा, यानी कि किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कब पीटी पीरियड में ले जाना है बच्चों को, कब लैब ले जाना है, कब अदर सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। तो ये सभी कुछ शामिल किया जाता है टाइम टेबल में। ओके, देन अभ्यास क्रम का संबंध जो है वो किससे है? तो विषय वस्तु की रूपरेखा
को अभ्यास क्रम के रूप में जाना जाता है। विषय वस्तु की रूपरेखा यहाँ पे यानी कि आई थिंक सिलेबस की बात की जा रही है। देन सॉरी सिलेबस नहीं, यहाँ पे लेसन प्लान की बात की जा रही है। ठीक है, कि किस तरीके से जो है बच्चों को सिखाना है, कैसे पढ़ाना है, उसकी जो रूपरेखा तैयार की जाती है, विषय वस्तु की रूपरेखा, उसे पाठ्यक्रम यानी लेसन प्लान कहते हैं। ओके दोस्तों, पाठ्यक्रम का मतलब तो होगा यहाँ पे सिलेबस, और सिलेबस से मतलब आप समझ ही गए होंगे कि सभी ज्ञान अनुभव का समावेश वाला एक दस्तावेज जो विद्यार्थियों को दिया जाता है, यानी कि विद्यार्थियों को प्रोवाइड किया जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है और आपको साल भर में या 6 महीने में या जो भी टाइम दिया गया है एग्जाम से पहले क्या क्या कवर करना है, और फिर उसका मूल्यांकन जो है वो परीक्षा के द्वारा किया जाता है। तो ये है पाठ्यक्रम। और लास्ट में है देखिए व्यावसायिक नीति शास्त्र। इसका मतलब होता है एक संस्था द्वारा पढ़ाई का अभ्यास क्रम पेश करना, जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है, और जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो क्या है? रूटीन यानी कि दिनचर्या। जी हाँ दोस्तों, दिनचर्या का हमारे स्वास्थ्य पे या किसी भी इंडिविजुअल के स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर दिनचर्या। नेक्स्ट, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण आहारीय तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार और आगामी परीक्षा में भी जरूर पूछा जाएगा। ओमेगा 3 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिवाइज होने वाले हैं और तैयार होने वाले हैं एग्जाम के लिए। 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए प्रति घंटा मूल्य ऊर्जा कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.3 कैलोरी जो है आवश्यक होता है 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए, यानी किसी व्यक्ति का जो वेट है, तो अगर हम बात करें कि 50 किलोग्राम वेट है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसे हम 50 को 1.3 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसे कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे। तो अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो प्रतिदिन के लिए, तो देखिए क्या है, अगर प्रति किलोग्राम की बात करें कि पर ग्राम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो पर ग्राम जो है पर किलोग्राम 1 किलोग्राम व्यक्ति के वजन में 1.3 कैलोरी की आवश्यकता जो है होती है। और फिर जो इंडिविजुअल है उसके वेट के अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो है कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वेट के अकॉर्डिंग। देन भारत में 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग कौन सा था? तो H1N1 इज करेक्ट आंसर। H1N1 यानी कि सुअर इन्फ्लुएंजा वायरस की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और ये जो है 2009 में इसके माध्यम से जो है स्वाइन फ्लू फैल गया था और इसे ही जो है H1N1 वायरस के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सही सुमेल करना है आपको, मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए तो ध्यान से पढ़िए ऑप्शंस को और करेक्ट आंसर क्या है वो बताइए। अच्छा, यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, बस ये आपको बताना है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आंख का संक्रमण जो होता है वो ट्रैकोमा से रिलेटेड होता है, ये बिल्कुल सही है। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिभार के सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? और अधिभार यानी ओवरलोड की बात की जा रही है दोस्तों, तो क्या होगा? देखिए अधिभार की बात यहाँ पे की गई है, तो करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है कि भार सामान्य से अधिक जब होता है तो उसे ओवरलोड या अधिभार के रूप में जानते हैं, और बहुत से जो इसे वेट ट्रेनिंग के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। और स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए जो है वेट ट्रेनिंग जो है इस्तेमाल की जाती है, जिसमें भार जो होता है वो सामान्य से अधिक होता है, लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इट इज आस्किंग दैट, देखिए यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है कि समतान संकुचन का मतलब होता है जिसमें जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है दोस्तों। आइसोमेट्रिक का मतलब ये होता है जिसमें जो लंबाई होती है, जो मसल्स की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम बनी रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। हम कोई भी जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनमें हमारी मसल की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और इसे स्थिर संकुचन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। किस संकुचन के रूप में जाना जाता है? तो इसे स्थिर संकुचन या स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, और जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे गतिशील संकुचन या डायनेमिक संकुचन के रूप में जानते हैं, और यह दो तरह का होता है, इसेंट्रिक एंड
कंसेंट्रिक संकुचन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर सीरीज में आ चुका है। देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लिए हैं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं आज की वीडियो में, जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए हेप्टाथेलॉन की बात की गई है। हेप्टाथेलॉन का नाम लेते ही आप समझ गए कि जो महिलाओं के लिए जो वुमेन्स कंबाइन इवेंट होता है, एथलेटिक इवेंट की बात की जा रही है, जिसमें फील्ड और ट्रैक दोनों इवेंट शामिल होते हैं। महिलाओं के लिए 2 दिन में इसका आयोजन किया जाता है। हेप्टाथेलॉन के नाम से इसे जानते हैं क्योंकि इसमें 7 इवेंट्स होते हैं, इसलिए इसे हेप्टाथेलॉन बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी स्पर्धा उन 7 इवेंट्स में शामिल नहीं की जाती है हेप्टाथेलॉन में। तो क्या है करेक्ट आंसर? देखिए दोस्तों बता देते हैं आपको कि यहाँ पे सही ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं और जो 2 आंसर है वो यहाँ पे सही है। देखिए इवेंट्स क्या होते हैं, एक तो होता है पहले दिन जो आयोजित होते हैं फर्स्ट डे इवेंट्स में क्या शामिल होता है हम आपको बता दें तो 100 मीटर हर्डल होता है फर्स्ट डे इवेंट में, उसके बाद होता है हाई जंप, उसके बाद होता है शॉर्ट पुट और उसके बाद होता है 200 मीटर रेस। ये फर्स्ट डे इवेंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हाई जंप जो है वो शामिल होता है और 100 मीटर जो है यहाँ पे दिया गया है, जो हर्डल रेस है यहाँ पे होगा, तो ये सिर्फ 100 मीटर स्प्रिंट दिया है जो कि शामिल नहीं होता। इसके बाद देखिए भाला फेंक जो होता है वो हम आपको बता दें कि शामिल किया जाता है। और इसके अलावा देखिए जो तस्तरी फेंक की बात की गई है, तो ये जो तस्तरी फेंक है ये जो है ये भी शामिल नहीं होता है क्योंकि ये तस्तरी फेंक जो है ये डिस्कस थ्रो है दोस्तों, और डिस्कस थ्रो भी इवेंट जो होता है हेप्टाथेलॉन में शामिल नहीं होता। देखिए हम बताते हैं आपको कैसे, क्योंकि जो दूसरे दिन के इवेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके लॉन्ग जंप, ठीक है, इसके बाद जेवलिन थ्रो और 3rd नंबर पे होता है 800 मीटर दूसरे दिन। तो आप बताइए कि कौन से इवेंट्स शामिल नहीं किए जाते। आपने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा। ये देखिए 100 मीटर स्प्रिंट रेस नहीं होता क्योंकि 100 मीटर हर्डल रेस होता है और तस्तरी फेंक का मतलब होता है डिस्कस थ्रो। तो ये भी आपको देखिए दोनों ही दिनों के इवेंट्स में आपको डिस्कस थ्रो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो इसका सबसे सही तरीका ये होता है कि आप सभी इवेंट्स को याद रखिए और आपको सही आंसर अपने आप मिल जाएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में टाइम आउट नहीं दिया जाता, और करेक्ट आंसर क्या है? फुटबॉल। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन हो चुका है इस टाइम पे कि फुटबॉल खेल का समय जो होता है 90 मिनट का होता है, 45 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है और बीच में जो हाफ टाइम होता है वो होता है 15 मिनट का, लेकिन कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है। यानी आपको बता दें यहाँ पे कि खेलों के बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है, टाइम आउट एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ये बोला जा रहा है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट एंड मेजरमेंट, जिससे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मिलान कीजिए और बताइए, रिवाइज कीजिए इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी आंसर्स को कि बैडमिंटन का से संबंधित टेस्ट जो है वो कौन सा है। तो बैडमिंटन से संबंधित टेस्ट है लॉकर्ट मैकफर्सन टेस्ट, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। हॉकी से संबंधित टेस्ट कौन सा है? तो हर्बन्स टेस्ट का संबंध हॉकी से है। शारीरिक स्वस्थता यानी फिजिकल फिटनेस से संबंधित जो है वो क्या है यहाँ पे? फ्लेशमान बैटरी है। और वॉलीबॉल से संबंधित जो टेस्ट है वो है रसेल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट तक देखिए। ऐसे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और आप हमारे इन क्वेश्चंस को याद जरूर करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे कि रिसर्च में विवरणात्मक अध्ययन, विवरण और विश्लेषण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्तमान अवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि अंकों का वितरण एक रूपी हो तो इसका माध्य और माध्यिका क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि माध्य और माध्यिका के बीच संयोग नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी और स्पेशली मसल्स से रिलेटेड, मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? तो क्या है देखिए, हैमस्ट्रिंग का संबंध जो है वो थाई मसल है, आपको पता है हैमस्ट्रिंग इज रिलेटेड टू थाई मसल। ग्लूटियस का मतलब होता है हिप मसल, जो कि सबसे बड़ी मसल होती है हमारे शरीर की। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, आप बताइए। लेटिमस डॉर्सी का संबंध किससे है? तो बैक मसल यानी कि सबसे चौड़ी जो पेशी होती है हमारे
शरीर की बैक मसल्स होती हैं, और गैस्ट्रोक्नोमिक मसल का संबंध काफ मसल यानी पिंडली मसल से है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सेम टॉपिक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट है यानी परीक्षण है जो कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का परीक्षण नहीं करता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप नहीं जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम नहीं पढ़ते और सही आंसर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का जो मेजरमेंट करने वाले टेस्ट हैं वो कौन से हैं, देखिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, जो फिलिप्स JCR है ये नहीं करता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो करते हैं, देखिए टटल पल्स रेशियो की बात कर लेते हैं। तो टटल जी के द्वारा 1931 में टटल पल्स रेशियो जो है बताया गया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की खोज 1943 में ल्यूसीन एवं ब्रोहा जी के द्वारा की गई थी। रन वॉक टेस्ट जो है ये मेजरमेंट करता है, आपको पता है, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस का। और फिलिप टेस्ट की बात भी हम कर ही लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक मोटर फिटनेस से रिलेटेड टेस्ट है जो कि बी फिलिप जी के द्वारा 1947 में दिया गया था, और ये जनरल मोटर फिटनेस से रिलेटेड टेस्ट है यहाँ पे। तो ये कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड टेस्ट नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यूनियन नेतृत्व जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है कि भागीदारी प्रकार के नेतृत्व में क्या होता है, देखिए तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, अधीनस्थों से सुझाव मांगे जाते हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात यहाँ पे की जा रही है। एक अच्छे परीक्षण के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है। करेक्ट आंसर बी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रशासनिक क्षमता, ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, न्यूनतम प्रश्वास के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, टाइडल वॉल्यूम। रेस्ट पीरियड में जितना इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यानी जो सामान्य सांस के द्वारा जितनी वायु की मात्रा ली और छोड़ी जाती है उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंतरिक शरीर वृत्ति में साम्यावस्था और संतुलन अवस्था को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं होम्योस्टैसिस, यानी कि जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो पूरे टाइम मेंटेन रहता है, तो इसे इस साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम के स्टेज को होम्योस्टैसिस के रूप में जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, और एग्जाम में आपको 2 मार्क्स जरूर दिलाएगा, इसे आप पूरा रिवाइज कीजिएगा दोस्तों। 110 मीटर हर्डल रेस में प्रारंभिक रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी यहाँ पे पूछी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 13.72 मीटर होती है ये मेन के लिए, क्योंकि 110 मीटर हर्डल रेस जो होती है वो मेन के लिए होती है। तो दोस्तों इस टॉपिक को तो आप रिवाइज बिल्कुल कर ही लीजिएगा, अभी कर लीजिएगा कि जो बाकी रेसेस होती हैं 100 मीटर हर्डल रेस और 400 मीटर हर्डल रेस मेन एंड वुमेन के लिए, तो उसमें प्रारंभिक रेखा से प्रथम हर्डल की दूरी, रेखा हर्डल्स की आपस में दूरी और लास्ट हर्डल से लास्ट पॉइंट की दूरी कितनी होती है दोस्तों, और बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है, इन सभी क्वेश्चंस को एज इट इज आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। मूव करते हैं हम लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ कि बौद्धिक लब्धि को मापने का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है, और ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लेके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।